चलो यार, आज हो गया हमारा 29 जनवरी ना। कल 28 जनवरी था। कल का भी हमारा करंट अफेयर छूट गया था। कोई बात नहीं, छूट गया, ठीक है। कल मेरा ना मन नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम बिजी थे या कुछ था, नहीं, कराने को करा सकते थे, लेकिन वो फिर उस इफ़िशियंसी के साथ होता नहीं। मेरा मूड ही नहीं था। कल का दिन एक मैंने ब्रेक लिया था, 2 ढाई महीने से वही सेम मोनोटोनस रूटीन मेरा चल रहा था। तो चिंता नहीं करना है, आज करा दे रहे हैं ना 28 29 का। रेस में सबसे आगे ही रहोगे। और ये जब आज का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा तो रियलाइज़ कर लोगे, इतना सिस्टमेटिक अभी तक 2 दिन में किसी ने डाला नहीं है। सब फ्रैगमेंटेड डला है करंट अफेयर। तो ये कंप्लीट करो आज का ये वीडियो, तुम रियलाइज़ कर जाओगे क्यों हम बोल रहे हैं कि रेस में आगे ही रहोगे। देखो, पहला टॉपिक है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड न्यूज़ में आया है लास्ट ईयर इसी टाइम पे। टर्मरिक बोर्ड और टर्मरिक न्यूज़ में आया था, और प्रीलिम्स में टर्मरिक से रिगार्डिंग 2025 में सवाल पूछे हुआ है। तो ध्यान से करना, इस टॉपिक को पूछ सकते हैं सवाल इससे। वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वैसी बॉडी जो लॉ से बनाई गई है। अब ये कौन से लॉ से बनाई गई है? तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट 1948 में हम ये एक्ट लेकर आए थे, और इसी एक्ट से एक बॉडी बनी सेंट्रल सिल्क बोर्ड। इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं क्योंकि ये इस एक्ट CSB एक्ट से बनी है 1948 में। ठीक, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कोई भी बॉडी हो, कहीं भी लिखा आ जाए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब समझ जाना कि वो किसी न किसी एक्ट या लॉ से बनी है। तो कौन से लॉ या कौन से एक्ट से बनी है सेंट्रल सिल्क बोर्ड? तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट 1948 के एक्ट से ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कहानी खत्म। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? तो सिल्क क्या है भाई? टेक्सटाइल बनाने के काम आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आएगी। इस सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। अब इस सेंट्रल सिल्क बोर्ड को मैंडेट क्या क्या दिया गया है, ये करेंगी क्या क्या? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी सेरीकल्चर वाले सेक्टर में। रेयरिंग ऑफ सिल्क को हम सेरीकल्चर बोलते हैं ना, जिसमें सिल्क को हम प्रोसेस करके निकालते हैं। तो उस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा कि सेरीकल्चर को और ज़्यादा और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। फिर से क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे हम ध्यान देंगे। टेक्नोलॉजिकल डिसिमिनेशन करेंगे, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके सिल्क का हम प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। अपने एपरल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस पे फोकस करेगी ये बोर्ड। और सिल्क प्रोडक्शन के प्रमोशन को और सिल्क के एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करेगी ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ठीक, अब एक फैक्ट ध्यान रखना, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और पूरे दुनिया के लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं। प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, खुद ही कंज्यूम भी कर रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, दूसरा न्यूज़ देखो, ऑपरेशन मेगा बुरू। ठीक, ये ऑपरेशन मेगा बुरू क्या है? तो जब अभी हम इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे ना, तो उस इंटरनल सिक्योरिटी में इंसर्जेंसी, माओइज्म एक चैप्टर आता है। ठीक है, उसको हम पहला ही चैप्टर वो आता है, तो करा देंगे, चिंता नहीं करना है। वो एक वीडियो 2 से ढाई घंटा का डालना है, अभी इसी बीच डाल देंगे, परेशान मत हो। तो ये ऑपरेशन मेगा बुरू, ये एक ऑपरेशन कंडक्ट की है किसने? CRPF और लोकल पुलिस ने कंडक्ट की है। किसने? CRPF और लोकल पुलिस। कहाँ की? झारखंड की। तो CRPF तो सेंट्रल लेवल की फोर्स हो गई, और लोकल पुलिस किस स्टेट की? झारखंड की। क्यों झारखंड की? क्योंकि ये जो मेगा बुरू ऑपरेशन हुआ है ये झारखंड में ही हुआ है। तो ये है क्या? तो ये लार्ज स्केल एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था, जो कि माओइज्म के खिलाफ, माओइस्ट ग्रुप के खिलाफ किया गया था झारखंड में। ये इंटरनल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना एक्टिव होकर काम कर रही है, एग्जाम्पल देकर ऑपरेशन मेगा बुरू को, बुरू का। पहला चीज। दूसरा चीज, वो प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं यूपीएससी कई बार ना, बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज, बड़े ऑपरेशन सिंदूर नहीं पूछेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है ऑपरेशन सिंदूर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच। सॉरी, इंडिया ने लॉन्च किया पाकिस्तान को डी-न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक, तो ऑपरेशन मेगा बुरू किससे रिलेटेड है? ये इतना लाइमलाइट में आता नहीं है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का ऑपरेशन था, इंडिया के अंदर हुआ है, और ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था, माओइज्म के खिलाफ था, CRPF और लोकल पुलिस ने किया है। तो ये उतना लाइमलाइट में नहीं आता है जितना बड़े बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज या ऑपरेशंस आते हैं, लेकिन पूछ सकता है वो छोटे छोटे ऑपरेशन से। ठीक, तो ध्यान रखना। तीसरा, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। यार ये सब खबर अब आ रही है, पहले ही दिन तुमको हम करा चुके हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन करा दिए हैं, आंसर राइटिंग भी कर चुके हो, कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। ठीक, सिस्टमेटिक इस ट्रेड डील में बोले क्या क्या गए हैं। पहली बात,
इंडिया ने बोला है कि हम ईयू के प्रोडक्ट पे 97% टैरिफ हटाएंगे। जैसे कि देखो, यूरोपियन यूनियन कोई सामान बेचता है इंडिया को, तो इंडिया यहाँ पे टैक्स लगाता है, इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, टैरिफ भी लगाता है इंडिया। तो इसी में इंडिया ने कहा है कि हम 97% ईयू प्रोडक्ट्स, मतलब ईयू अगर 100% जो प्रोडक्ट भेज रहा है, बेच रहा है, इसमें से इस 100% में से 97% प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को कम करेंगे। ठीक, 97% ईयू के प्रोडक्ट पे टैरिफ कम होगा। वही बात यहाँ लिखी है कि इंडिया रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन 97% ईयू प्रोडक्ट्स, मतलब यूरोपियन यूनियन जितना 100% प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट इंडिया को बेच रहा है, उस 100% प्रोडक्ट में से 97% प्रोडक्ट पे इंडिया टैरिफ कम करेगा। ठीक, पहली चीज। अब दूसरी चीज एक और देखो, इसके बदले में यूरोपियन यूनियन क्या प्रोवाइड करेगा, तो यूरोपियन यूनियन भी प्रोवाइड करेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। अब देखो, इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है किसको, यूरोपियन यूनियन को। तो मान लो इंडिया अगर 100% 100 सामान एक्सपोर्ट कर रहा है ईयू को, तो ईयू ने कहा है कि 100 में से 99 सामान पे तुमको हम ड्यूटी फ्री एक्सेस दे देंगे, मतलब हम भी कोई ट्रेड टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस ये सब नहीं लगाएंगे। तो ये दोनों के बीच एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट है और इसी को हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो तुमको हम पहले ही करा चुके हैं। अब कौन कौन से स्पेशल मुद्दों पे हाईलाइट किया गया है वो भी देख लो। हालांकि तुम ये कर चुके हो, आंसर राइटिंग भी तुम कर चुके हो, लेकिन स्टिल देखो, दोनों ने बोला है कि वो लोग मिलकर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे। फिर से दोनों ने बोला है कि जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हैं, जैसे कि टी हो गया, मरीन प्रोडक्ट हो गए, इनका रीच बढ़ाएंगे नए नए यूरोपियन यूनियन के मार्केट में। इंडिया की चाय, इंडिया के मरीन प्रोडक्ट्स, इंडिया की टूना मछली, ये सब बहुत बिकती है बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है हमारा इंडिया का, तो इसको यूरोपियन यूनियन के नए नए मार्केट तक हमको पहुंचाना है। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग करना है और एक्सपोर्ट करना है किसका, पावर हाउस का। वही रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर, पावर, सोलर पैनल्स, एनर्जी सेक्टर को हमको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है। कहाँ तक, यूरोपियन के मार्केट तक, ये बोला गया है। फिर से फार्मास्यूटिकल, दवाइयों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम्स पे भी हमको एक्सपोर्ट को इन्हेंस करना है। और लेबर इंटेंसिव एमएसएमई को प्रमोट करना है। और जो आर्टिसन एक्सपोर्ट है, आर्टिसन एक्सपोर्ट मतलब जो हाथ से कढ़ाई बनाई करके बनाते हैं ना, जैसे पॉटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, ये लोग हाथ के कलाकारी से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन्हीं को हम आर्टिसंस एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इनको भी प्रमोट इंडिया करेगा। तो ये कुछ कोर पिलर्स थे, ऑल्दो ये सब हम लिखते रहते हैं, तुम लोग आंसर राइटिंग में कर चुके हो उसको, 2 दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन पे लिखे हो ना। स्टिल हम इसको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में दे दिए हैं कि 5 पॉइंट्स तुम्हारे पास रेडी रहेगा। 1 पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना है, दूसरा ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, तीसरा हमको पावर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में प्रमोशन करना है, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, और इस सेक्टर में हम को एक्सपोर्ट को राइज करना है, एमएसएमई को प्रमोट करना है, और आर्टिसंस एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। तो ये कंसोलिडेटेड कुछ पॉइंट्स है जो इकट्ठा हम लिख दिए हैं, जो इस ट्रेड डील में बोले गए हैं। ऑल्दो लिखते हम ये सब है आंसर राइटिंग में, तुम लोग भी लिखे हो अभी 2 दिन पहले के आंसर में। ठीक, चौथा न्यूज देखो, डे 0, ये कुछ नहीं, एक टर्म है, ये उस दिन को बता रहा है जब किसी एक रीजन में पानी का जो लोएस्ट लेवल है वो भी उसके नीचे चला जाए। मतलब ध्यान से समझो, refers to a point at which a region usable water fall below a critical threshold। मतलब ये देखो, मान लो ये XYZ कोई भी रीजन है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल है, ये ग्राउंड का हिस्सा है, ये ग्राउंड का हिस्सा है जिस पे हम लोग खड़े हैं, चल रहे हैं, मशीन बन रहा है, घर बन रहा है, ऐसा ऐसा, ये ग्राउंड का हिस्सा है। अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक, यहाँ पे है। अब धीरे धीरे ये ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, ये वाला जो ग्राउंड वाटर था ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हम बोल रहे हैं ना कि ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है, पानी की स्कार्सिटी हो रही, तो ये ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है। अब इस ग्राउंड वाटर का कम होना, और इतना ज़्यादा कम होना कि ये बिल्कुल एकदम क्रिटिकल कंडीशन पे आ जाए। देखो, टू ए पॉइंट एट विच रीजन यूजेबल वाटर, ये यूजेबल वाटर था हमारा, ये डिक्लाइन होते होते एकदम नीचे, यहाँ एकदम बेस पे आके आ गया हुआ है, मतलब एकदम लिमिट में थोड़ा सा पानी है, ये इतना खत्म जैसे ही होगा कहानी खत्म, पूरा पानी यहाँ का खत्म हो जाएगा। तो ऐसे दिन को हम डे 0 बोलते हैं कि जब किसी एक रीजन का जो यूजेबल वाटर लिमिट था, ये यूजेबल वाटर लिमिट इतना था ना, ये कम होते होते एकदम बेस लाइन पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। देखो
ये एकदम नीचे, यहाँ थोड़ा सा पानी नीचे बचा हुआ है, मतलब ये ग्लास है, यहाँ पे इतना पानी है, अभी इतना पानी है, तो इतना पानी यूजेबल अमाउंट था, यहाँ तक हम पी लिया, अब मात्र इसमें इतना बचा हुआ है। तो यही एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है, यहाँ तक अगर पानी आ जाए मतलब बहुत हालत ख़राब है। अब डे 0 मतलब कहानी ख़त्म होने वाली है, उस रीज़न की पानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो उस टर्म को हम डे 0 बोलते हैं। रेफर्स टू ए पॉइंट एट विच रीजन यूजेबल वाटर फॉल बिलो ए क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, मतलब एक जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है कि इसके नीचे गिरा अब तो कहानी खत्म, तो उस लेवल तक गिर चुका है किसी एक रीजन का पानी। उस रीजन में कुछ को डिनोट करने के लिए हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है डे 0। ठीक, आगे देखो, अब जब डे 0 हो जाएगा तो क्या करना होगा, हमको पानी बचाना होगा। तो ये अथॉरिटीज़ को फोर्स करता है कि रेगुलर वाटर सप्लाई को कट कर दिया जाए, डेली नल से पानी नहीं मिलेगा और सिर्फ इमरजेंसी सप्लाई पॉइंट होंगे, वहाँ से पानी आपको लेना होगा, नहीं तो ऐसे जो सुबह शाम पानी मिल जाता है या नहीं मिलेगा। तो इसी को डे 0 कहते हैं। डे 0 सिंपल उस पॉइंट को हम कहते हैं, ये एक पॉइंट है जब किसी एक एरिया में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ग्राउंड वाटर लेवल, ध्यान रखना, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, एकदम जो क्रिटिकल लिमिट है उसके भी नीचे जाने लगे, उसको हम डे 0 बोलते हैं। और जब डे 0 लागू हो जाता है तो अथॉरिटीज़ कंपेल होकर वाटर सप्लाई को रेगुलेट करने आती है, वाटर सप्लाई को कट कर देती है, रेगुलर पानी नहीं भेजती है क्योंकि पानी है ही नहीं, सिर्फ इमरजेंसी सप्लाई पॉइंट से पानी मिलता है। ठीक, 5वां देखो, लाइट कमर्शियल व्हीकल। अरे कंफ्यूज मत होना, ये कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक ट्रक है। तुम बड़े बड़े ट्रक देखे होगे, इतने बड़े बड़े नए मॉडल के जितने आए हैं तो वो वही हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक ट्रक इनको हम बोलते हैं। और जो हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी जितने ई कॉमर्स वाले ऐसे ऐसे साइट हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और कौन कौन से हैं, ये सब से जो सामान ऑर्डर करते हैं और सामान घूम घूम के आता है हमारे घर पे, तो ये जितने भी ई कॉमर्स वाले पार्ट है ना, और ये जो ट्रक का यूज़ कर रहे हैं सामान के डिलीवरी में, वो लाइट कमर्शियल व्हीकल ही है। ठीक, तो 48% कंज्यूमर का ये कमर्शियल गुड्स व्हीकल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, वो इसी लाइट कमर्शियल व्हीकल से हो रहा है। मतलब इंडिया के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सब सामान भेजते हैं ना घर पे, तो भेजते हैं तो किसी न किसी गाड़ी से भेजते होंगे। तो LCV का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं, ई कॉमर्स वाले, अमेजॉन वाले, ये सब वाले। और ये LCV कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रक है और कुछ नहीं है। और नियरली 48% जो कमर्शियल गुड्स है वो इसी LCV व्हीकल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है, क्लाइमेट चेंज को कम करना है, पेट्रोल पर से डिपेंडेंसी कम करना है, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। और इसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लाए थे 2024 में, जिस दिन ये स्कीम आई थी 2024 में, उस दिन भी कराए थे। ये स्कीम का नाम है PME ड्राइव स्कीम। ठीक, मतलब PM प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव स्कीम, मतलब हमको इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करना है। जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं फ्यूल के, जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब को हटाकर इलेक्ट्रिसिटी वाले गाड़ियों को प्रमोट करना है। तो ये जो LCV को हम प्रमोट कर रहे हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, जो कि ई ट्रक है, इसको हम इसी स्कीम के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, PME ड्राइव स्कीम, जो कि 2024 में लॉन्च हुआ था। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब देखो, दो तरीके के स्कीम होते हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप वाली स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम SPON, और एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। तो ये वाली जो स्कीम है PME ड्राइव, ये सेंट्रली सेक्टर है। जहाँ भी सेंट्रली सेक्टर स्कीम आ जाए पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और जहाँ भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आ जाए वहाँ पे सेंटर और स्टेट पैसा बांटते हैं, कुछ पैसा सेंटर देती है, कुछ पैसा स्टेट्स देती है। ठीक, तो ध्यान रखना, स्पॉन्सरशिप, सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर पूरा पैसा नहीं देता है। ठीक, तो स्पॉन्सरशिप में सेंटर आधा पैसा देगा, बाकी पैसा जो बचती है वो स्टेट्स देती है। लेकिन सेक्टर स्कीम में, अगर सेंट्रली सेक्टर स्कीम है तो 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ठीक, स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें, पैसे के मामले में तो स्टेट का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो PME ड्राइव स्कीम कैसा स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। मतलब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी पैसे देने होंगे सारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 2024 में ये स्कीम आया था। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये स्कीम PME ड्राइव स्कीम है। तुमको लगेगा यार ये तो रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री के अंडर ये PME ड्राइव स्कीम आता होगा। नहीं, उस दिन भी कराए थे 2024 में कि ये UPSC यहाँ ट्रैप फंसा
बताएगा कि पीएम ई ड्राइव स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है, और लॉजिक के चक्कर में हम टिक मार के आ जाएंगे कि हाँ रिन्यूएबल एनर्जी को ही तो प्रमोट कर रहा है, तो आता होगा रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्ट्री के अंडर। लेकिन नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। ये ट्रैप है, ध्यान रखना। पीएम ई ड्राइव स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, क्लीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करेगा, रिन्यूएबल ट्रांजिशन में हमको हेल्प करेगा, और इसी पीएम ई ड्राइव स्कीम के थ्रू हम एलसीवी बना रहे हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल कुछ नहीं, ई ट्रक है। और इस एलसीवी का इस्तेमाल अभी सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स वाले जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले हैं वो कर रहे हैं। 48% कमर्शियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इसी एलसीवी से हो रहा है। कहानी खत्म। अब पीएम ई ड्राइव का ऑब्जेक्टिव देखो कि ये पीएम ई ड्राइव स्कीम हम लाए क्यों थे। लाए इसलिए थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन इंक्रीज हो, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ई बस और ई ट्रक्स, इन सबको इंडिया में प्रमोट किया जाए। क्यों प्रमोट किया जाए? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिफिकेशन प्रमोट करना है। देखो ना, इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया अभी पूरा एक टॉपिक कराए हैं, रोना मत, पूरा हो जाएगा। तो हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बस, ट्रक्स, इन सबको प्रमोट करेंगे हम पीएम ई ड्राइव स्कीम में। फिर से नेशन वाइड पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ अभी चैलेंज ये आता है, अगर हम और तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोचे तो ये सोचेंगे कि अगर हमको 300 किलोमीटर लेकर इसको जाना है तो हम इसको चार्ज कहाँ करेंगे। चार्जिंग फैसिलिटी बीच में रास्ते में ठीक ठाक है कि नहीं, और वो अभी इंडिया में ठीक ठाक नहीं है। तो इस स्कीम के अंडर ये भी बोला गया था कि गाड़ी को तो प्रमोट करना ही है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ई बस, ई ट्रक को प्रमोट करो, लेकिन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को भी हमको बनाना है इस पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंडर। ठीक, तो गाड़ी तो प्रमोट कर ही रहे हैं, देखो गाड़ी तो प्रमोट कर ही रहे हैं, साथ में चार्जिंग स्टेशंस को भी प्रमोट कर रहे हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम में, और ये सब काम हम करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब हमको अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्हेंस करना है। ठीक, ये पीएम ई ड्राइव का ऑब्जेक्टिव है। अब एक टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया अब इलेक्ट्रिफिकेशन के ट्रांजिशन पे है, मतलब हम अपना ट्रांजिशन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मतलब जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल मतलब जो अभी तक चलता आ रहा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब को हटाकर हर एक जगह हम इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल, बिजली, ये सब ला रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जिनको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया इसी को बोलते हैं, जिसमें हमारा फोकस ये है कि 500 गीगावाट हमको नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जनरेट करनी है 2030 तक। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब, फॉसिल फ्यूल किनको बोलते हैं? पेट्रोलियम, कोयला, इन्हीं सबको तो बोलते हैं। तो इन सब से नहीं बनाना है, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से हमको 500 गीगावाट एनर्जी जनरेशन करना है 2030 तक, और इसमें हम काफ़ी अच्छा अचीव किए भी हुए हैं। ठीक, दूसरा एम क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि हमको 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना है सारे गवर्नमेंट फ्लीट्स के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2026 तक। मतलब 2026 खत्म होते होते 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब सरकारी जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, सरकारी जितने भी बसेस वगैरह चल रहे हैं, गवर्नमेंट बस चलाती है ना, उन सब में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमको इंश्योर कर लेना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और गवर्नमेंट फ्लीट्स में 2026 तक। ये टारगेट है। अब एक अचीवमेंट आया है, ये अचीवमेंट तुम ना भी याद करो चल जाएगा। अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे आंसर राइटिंग कराए हैं 1 महीने पहले, दिखा भी दिए थे कि 2025 मेंस में देखो ये PYQ पूछे हुआ है। हाँ, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डायरेक्टली 2025 में पूछे हुआ है, इसके अचीवमेंट्स ये सब तुमको हम मल्टीपल टाइम मेंस के पहले भी कराए थे, और अभी 1 महीने पहले ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डिटेल में कराए हैं, तुम लोग आंसर राइटिंग भी किए हो। तो इसी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में एक इंजन इंडिया ने बनाया है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रियल इंजन होता है, ये इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा। ये छोटी सी न्यूज़ थी, ये ध्यान रखना। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिफिकेशन वाला ना, हम तो इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या एम है वो बता दिया, और एक छोटा सा करंट अफेयर्स में न्यूज़ क्या था वो तुमको बता दिया। ये था न्यूज़ की एक प्राइमरी इंडस्ट्रियल इंजन हम बना लिए हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हमको हेल्प करेगा, और ये किस मिशन के थ्रू बनाए हैं? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में ही ये बना है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया के फ़ायदे देखो, तो भैया इलेक्ट्रिक से कोई गाड़ी चलेगी, इलेक्ट्रिक वाली सारी व्हीकल हो जाएगी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, इमिशन कम हो जाएगा। एनर्जी इफिशियंसी इंश्योर हम करेंगे, क्योंकि बिजली इफिशियंट है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इफिशियंट होते हैं। पेट्रोल डीजल वाले जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी एवरेज ये सब धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, लेकिन बिजली वाले में हम एनर्जी इफिशियंसी इंश्योर करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगा। क्यों, कैसे प्रमोट होगा? अगर हमको इलेक्ट्रिफिकेशन प्रमोट करना है तो इलेक्ट्रिक सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिपेयरिंग में, चार्जिंग स्टेशन
में, इन सब में जॉब क्रिएशन होगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक, दो जगह लिख दिया इकोनॉमिक ग्रोथ, एक जगह काट दो। फिर से एनर्जी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। कैसे एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? अभी तो पेट्रोल डीजल कोयला के लिए हम बाहर डिपेंडेंट हैं, रसिया से तेल मांग रहे हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी 100% तो नहीं है। मान लो टैरिफ लग गया या रसिया तेल देना बंद कर दिया, तब तो हम सिक्योर नहीं रहेंगे। तो लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बिजली से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो बिजली तो हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं। तो बिजली का जनरेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने से हम एनर्जी के लेवल पे सिक्योर हो जाएंगे और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनहेंस होगी। कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होगी? पेट्रोल डीजल वाले गाड़ी चलते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन में आते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, और ये कार्बन पार्टिकल्स कैंसर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लंग्स रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेंगे तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रमोट होगा, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, हम खुल के सांस ले पाएंगे, दिल्ली की हवा स्वर्ग से आने लगेगी तब। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हैं। अब चैलेंजेस देखो, चैलेंजेस क्या क्या हैं? ये तो इसके फायदे हो गए, लेकिन चैलेंजेस भी तो हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसे ही थोड़ी ना कर लोगे, करने के पीछे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए पहला इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी करना होता है। हैवी इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए। मतलब अगर हमको एक बार बिजली से शुरू करना है ना कोई चीज़, तो पहली बार में पैसा बहुत ज़्यादा लगाना होगा, फिर बाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी इफिशियंसी सब करा देगा, लेकिन शुरुआत में पैसा बहुत मांगता है। तो हाई इनिशियल कॉस्ट है, ये पहला चैलेंज है। दूसरा, तुम बिजली को प्रमोट तो कर दोगे, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रमोट कर दोगे, लेकिन ग्रिड की कनेक्टिविटी कैसे करोगे? अब ये ग्रिड कनेक्टिविटी कुछ नहीं, ये तुम्हारा मोहल्ला है, ये मेरा मोहल्ला है, ये किसी और का मोहल्ला है, ये किसी और का मोहल्ला है, ये किसी और का मोहल्ला है, बीच में है एक चार्जिंग स्टेशन, बीच में यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन है। इस चार्जिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको सब जगह भेजना है, सारे घर में भेजना है। इसी कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं ग्रिड कनेक्टिविटी। तो ये ग्रिड कनेक्टिविटी कैसे इंश्योर करोगे? अभी तो नॉर्मल लेवल की बिजली गाँव में ठीक से नहीं आ रही है, पोल वोल पे तार लटके पड़े हैं, इतना रिस्की कि लगता है सर ही पे गिर जाएगा। सही में यार, इलाहाबाद की गलियों में तुमको हम ऐसे ऐसे जगह दिखा देंगे कि डर लगता है कि तार गिरा तो सीधा बिजली है कंधे पे, और इतने कंपैक्टेड गलियों में वो पोल्स लगाए हुए हैं। बनारस इलाहाबाद को तो वैसे भी गलियों का शहर कहा जाता है, तो इतने छोटे छोटे गली में वो ऐसे ऐसे पोल्स हैं और इतने हेवी वायर्स लगे हैं कि मतलब एक टाइम के लिए आदमी सोचता है। हम तुमको अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बारिश होती है ना यहाँ इस रीजन में, तो हम यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से पहले भी रहे हैं इलाहाबाद में। पतली पतली गलियों में ना कभी कभी करंट आता है, बाइक लेकर अगर निकलो तो, अगर नीचे का रोड गीला है, बारिश हुई हुई है ना, तो हाँ वो मैंने हल्का सा शॉक अर्थिंग फील किया है। वो करंट आता है जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतने ज़्यादा वो वायर्स दीवार से चिपके हुए हैं खुले, और वो पानी गिरते रहते हैं, तो बड़ा रिस्की है। तो ग्रिड कनेक्टिविटी तो अभी ठीक से नहीं हो पाई है, ये इलेक्ट्रिक जब लगाओगे तो कैसे करोगे? ये एक चैलेंज है। अब हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं अभी के ग्रिड सिस्टम को, लेकिन ये हकीकत है, हम खुद ही फेस किए हैं भाई। वो अर्थिंग आती है पोल के ठीक बगल में, गलियों में गाड़ी निकालने में होती है, हम खुद में फील किए। वो पूरे बाइक में करंट आता है, तुम सेंसेशन फील करोगे इलेक्ट्रिसिटी के करंट का। तो ये इलाहाबाद में मेरा झेला हुआ चीज़ है। ठीक, तो ये चैलेंज है। तीसरा चैलेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी। बताओ ना कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशंस हैं? पेट्रोल पंप तो तुरंत दिख जाता है, चार्जिंग स्टेशंस कहाँ से लाओगे? तो उसी के लिए तो पीएम ई ड्राइव स्कीम लाए हैं, बना रहे हैं चार्जिंग स्टेशन। फिर से स्टोरेज, बैटरी का कॉस्ट, ये भी सब एक चैलेंज है। फिर से इन सब के लिए, स्टोरेज के लिए, बैटरी के कॉस्ट के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना से ही क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, लिथियम, ये सब चाइना से मंगा रहे हैं। और लिथियम आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी आएगी, तभी तो गाड़ी चलेगा, और ये सब चाइना हमको दे रहा है, तो हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। और रेगुलेटरी हर्डल्स भी हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स मतलब हम चाहते हैं लाइसेंस लेकर एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू करना, हमको लाइसेंस लेने में 2 साल लगा देगी सरकार और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। फिर मेरा मन एकदम इतना परेशान हो जाएगा कि नहीं यार, कौन जाएगा सरकारी चक्कर काटने, छोड़ो, हमको नहीं काम ही नहीं करना है। तो ये रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं कि कुछ लोग काम करना भी चाहते हैं, तो इतना ज़्यादा लाइसेंस, ये फोटोकॉपी कराओ, यहाँ फोटो चिपकाओ, ये तो इंडिया की पुरानी बीमारी है। तो इसी को रेगुलेटरी हर्डल्स बोलते हैं। वे फॉरवर्ड देखो, वे फॉरवर्ड में चैलेंजेस का उल्टा करो, वे फॉरवर्ड बनेगा। तो पहले ये रेगुलेटरी हर्डल्स को ठीक करने के लिए हम रेगुलेशन को स्ट्रीमलाइन करेंगे, स्मूथ करेंगे, अच्छा करेंगे। दूसरा,
चार्जिंग स्टेशन की दिक्कत है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पीएमई ड्राइव से बना रहे हैं। ग्रिड कनेक्टिविटी को अच्छा करेंगे, ग्रिड सिस्टम को इन्हांस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे और लोगों के बीच अवेयरनेस लाएंगे। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे ताकि डिपेंडेंस चाइना पे कम हो। ठीक, तो ये सब हमारे वे फॉरवर्ड हो गए। अब इसी में एक और न्यूज़ है, ये टॉपिक बड़ा है, इलेक्ट्रिफिकेशन तुमको हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ये करंट रिलेवेंट डाटा एक आया है, ये भी देख लो। हाँ तो देखो, 2 टर्म लिखा है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो गया है, सबको मिक्स मत करना, इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट तुमको हम बता रहे हैं जो इसी सोलर, रिन्यूएबल, इन सब से लिंक है। अब 2 टर्म आता है, 2 टर्म कौन सा आता है, एक अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग, एक डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग। अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये अर्ली स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल की खोज करते हैं, इस रॉ मटेरियल से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, इन छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को एक जगह करके पैक करके बेच दिए। जैसे कि यहाँ मोबाइल, यहाँ अपस्ट्रीम अगर हमको एक मोबाइल बनाना है, ठीक, तो मोबाइल के लिए हमको अलग अलग सेमीकंडक्टर्स चाहिए होंगे। मोबाइल के अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मोबाइल के अंदर सिल्वर होते हैं, मोबाइल के अंदर कैमरा लगा होता है, मोबाइल के अंदर स्क्रीन लगा होता है, मोबाइल के अंदर स्पीकर लगा होता है। ये सब पार्ट को हम एक जगह इकट्ठा किए, इन सब पार्ट को इकट्ठा किए, इसको मोबाइल में लगाने लायक बना लिए। तो ये सब अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में हम किए हैं। अब इन सबको इकट्ठा कर दिए हैं, मोबाइल में फिट होने लायक बना दिए हैं। डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में इसका पूरा पैकेजिंग कर देंगे और इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मोबाइल को बेच देंगे। एक और एग्जांपल से समझो, कुरकुरे खाते हो तो ये कुरकुरे लो यहाँ तैयार हो गया। तो जो भी वो मेज से कुरकुरे बनता है ना, तो कुरकुरे का जो पीस जो हम खाते हैं वो पीस यहाँ पे तैयार होगा अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये पीस एक कटोरे में रख के आ जाएगा डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ एक कुरकुरे का पैकेट बनेगा लाल रंग का, इस पर डिजाइन में कुरकुरे लिखा होगा, इस पैकेट में इसको डाल दिया जाएगा तौल कर, इस पैकेट के पीछे MRP एक्सपायरी डेट लिख दी जाएगी और इसको मार्केटिंग में दे दिया जाएगा। तो ये डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में होगा, ये अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में होगा कुरकुरे बनाना। अब समझ में आ गया कि अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अपस्ट्रीम में अर्ली स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को सोर्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक जगह कर लेते हैं जमा, और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में इन सब का एक साथ इकट्ठा पैकेजिंग करके जो भी प्रोडक्ट बनाना है बेच देते हैं बनाकर। ठीक, अब पेपर में एग्जाम्पल था सोलर पैनल को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, इससे मेंस में भी हो सकता है वो 10 नंबर का क्वेश्चन बना दे और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है तुमको हम बताते हैं। एग्जाम्पल था ये कि अगर हमको सोलर पैनल बनाना है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, सोलर सेल्स प्रमोट करना है, तो सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के 2 स्टेज होते हैं, तुमको अभी हम बताए, एक अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग, एक डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में देखो, तो हमको सोलर सेल्स बनाना है। सोलर सेल्स के लिए हम सबसे पहले लेंगे सिलिकॉन, इस सिलिकॉन को हम प्रोसेस करेंगे और ये प्रोसेस कराकर इसको बना देंगे पॉलीसिलिकॉन। तो पहला स्टेप क्या हुआ, सिलिकॉन बिकम्स पॉलीसिलिकॉन। अब इस पॉलीसिलिकॉन को हम उठाएंगे, इस पॉलीसिलिकॉन को उठाएंगे और इसको गर्म करके मेल्ट करेंगे, पिघला देंगे, और पिघलाने के बाद वापस से इसको क्रिस्टलाइज करके हार्ड बना देंगे। और किस शेप में हार्ड बनाएंगे, लार्ज सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स वाले शेप में इसको हम हार्ड बना देंगे और इन्हीं को हम इग्नॉट्स कहते हैं। तो प्रीलिम्स में पूछेगा इग्नॉट्स क्या है, तो इग्नॉट्स में हम कुछ नहीं, पॉलीसिलिकॉन को पहले मेल्ट करो, गला दो, पिघला दो, पिघलाने के बाद उसको सिलेंड्रिकल ब्लॉक के शेप में क्रिस्टलाइज कर दो। क्रिस्टलाइज कर देना मतलब यहाँ पे एक लिक्विड पड़ा है, इसको हम सॉलिड में बदल देंगे, इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, आसान भाषा में यही समझो। तो ये पहले हम देखो, ये पॉलीसिलिकॉन को अभी हमने क्या किया है, मेल्ट किया है ना, पॉलीसिलिकॉन को हमने मेल्ट किया है गरम करके। पहले सिलिकॉन से बना लिए पॉलीसिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन को गरम किए, गरम करने से ये मेल्ट हो गया, पिघल गया। पिघलने के बाद इसको हम लार्ज सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स में क्रिस्टलाइज कर दिए, मतलब सॉलिड फॉर्म में इसको कर दिए। किस शेप, किसका शेप देकर, सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स का शेप देकर, और इसी को हम इग्नॉट्स बोलते हैं। ठीक, अब हो गया। अब देखो, अब इग्नॉट्स बन गया, सिलिकॉन से पॉलीसिलिकॉन बना, पॉलीसिलिकॉन से इग्नॉट्स बन गया।
अब इस इग्नॉट्स को काटो, स्लाइस करो, काटो, ये जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स बनाए थे ना इसको काटो, और किस शेप में काटो, डिस्क के शेप में काटो, और जब डिस्क के शेप में ये कट जाएगा तो इसको हम कहते हैं वेफर्स। अब इस वेफर्स को क्या करो, डोपिंग कराओ। डोपिंग मतलब इसमें कुछ ऐड करो, क्या ऐड करो, फास्फोरस ऐड करो और बोरोन ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने के बाद जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ना तो इस वेफर्स में ये जो डिस्क शेप का था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगी। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो इस पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डालो। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसलिए डालो कि जो धूप की रोशनी आए ये उसको रिफ्लेक्ट ना करे बल्कि एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि सोलर सेल्स का काम क्या होगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। तो अगर वो सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी तो चार्ज कैसी होगी, तब तो वो एनर्जी को ट्रैप ही नहीं कर पाएगी ना। इसीलिए हम इस पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग चढ़ाते हैं, पेंटिंग करते हैं कि इस पे जो सनलाइट आए वो रिफ्लेक्ट होकर वापस ना जाए। ठीक, टू मिनिमाइज लाइट रिफ्लेक्टिविटी, लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ही दिए फास्फोरस और बोरोन को ऐड करके, और जब सब कर दिए तो हमारा सोलर सेल बन गया। कैसे बना, सिलिकॉन लिए थे, पॉलीसिलिकॉन बना दिए, पॉलीसिलिकॉन को गर्म करके पिघला दिए, पिघलाने के बाद इसको सिलेंड्रिकल शेप में सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर दिए, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप में किए इसी को इग्नॉट्स बोलते हैं। अब इस इग्नॉट्स को काट दिए, किस शेप में काटे, डिस्क के शेप में काटे। डिस्क के शेप में जो काटे हैं इसको हम वेफर्स बोलेंगे। अब इस वेफर्स में डोपिंग कराओ। डोपिंग मतलब कुछ ना कुछ ऐड करो, क्या ऐड करो, फास्फोरस और बोरोन को ऐड करो। क्यों ऐड करो, ताकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके, और इस पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग चढ़ा दो ताकि लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट ना हो जाए, सारा सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करके स्टोर करे और सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, और इसी के फॉर्म में हम सोलर सेल्स बना लेते हैं। अब सोलर सेल बन गया है, अब करना है डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग। तो इस सोलर सेल्स को पैक करो, लैमिनेट करो, या तुमको किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में या कहीं भी इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर दो, बेच दो, कहानी खत्म। ये प्रोसेस पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। रुको यार, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछ सकता है, ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों वर्ड्स प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। तीसरा, एक सिंपल सा वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सोलर पैनल सेल्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया फेसेस। तो ये तो मेकिंग है, तो चैलेंजेस तो भैया यहाँ डिस्कस किया हुआ है, देखो ना, चैलेंजेस तो यहाँ डिस्कस किया हुआ है, ये सबको आता है। लेकिन थोड़ा सा वो अगर उसको फंसाना होगा, आउट ऑफ बॉक्स मेंस में कुछ पूछना होगा ना, तो बस वो इतने पे खेल जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस बता दो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग का, सोलर सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग का, और ऐड कर देगा कि इंडिया को क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो वो 4 पॉइंट चैलेंजेस तो सब लिखेगा। यहाँ पे फंसते हैं लोग कि ये कैसे बन रहा है। सिलिकॉन को पॉलीसिलिकॉन को काट के, पॉलीसिलिकॉन को मेल्ट करा के क्रिस्टलाइज फॉर्म में वापस से शेप देकर लार्ज सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स बना लेना है, इग्नॉट्स बन गया। इस इग्नॉट्स को काट दो, डिस्क शेप में काटो, जिसको हम वेफर्स बोलते हैं। इस वेफर्स को डोपिंग कराओ, मतलब इसमें फास्फोरस और बोरोन को ऐड कर दो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो, और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग चढ़ा दो ताकि सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट ना हो। लो, सोलर सेल तैयार हो गया। उसका पैकेजिंग कर दो, लैमिनेशन कर दो, जहां भी तुमको इसको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करके बेच दो। ठीक। छठा टॉपिक देखो, कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट की सरकार ने एक गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया है, जो कि गिग वर्कर के प्रमोशन में, गिग वर्कर के सेफ्टी में, गिग वर्कर्स के कंसर्न को एड्रेस करने में हेल्प करेगा। छोटा सा न्यूज़ था। जब हम गिग वर्कर्स का आंसर लिखते हैं तो क्या क्या स्टेप सरकार ले रही है, उसमें हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कर्नाटका की सरकार ने गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया है ताकि गिग वर्कर्स का वेलफेयर प्रमोट किया जा सके। गिग वर्कर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें होती है, ये सब हम देख चुके हैं। आंसर राइटिंग अभी तुम लोग इसी जनवरी में किए हो। ठीक। 7 टॉपिक देखो, हाँ, फिर से इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील। तो अभी तक तो इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील के हम फायदे देखे हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ये जो फ्री ट्रेड है इसके फायदे देखे हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म देखो कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ आने हैं। तो चैलेंजेस भी पूछता है ना, तो तुम्हारे पास चैलेंजेस तो हमारे पास और भी हैं ही जो तुम लोग आंसर राइटिंग में किए हो, लेकिन कुछ एकदम जो रिसेंट नए चैलेंजेस हैं उसको देखो जो इस ट्रेड डील में डिस्कस किए गए हैं। वो क्या कैसे चैलेंजेस हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। चैलेंजेस को देखने से पहले ये देखो, सैंक्शन एग्रीमेंट।
शंघेन एग्रीमेंट जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ये शंघेन एग्रीमेंट ये है क्या? तो ये एक ट्रीटी है जो 1985 में साइन किया था। किसने साइन किया था? 5 मेंबर्स ने साइन किया था। कौन कौन से 5 मेंबर? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। ये 5 कंट्री ने साइन किया था। ये एग्रीमेंट था कि बॉर्डर फ्री मूवमेंट होगा, गुड्स का मूवमेंट होगा, सर्विस का मूवमेंट होगा, लोगों का मूवमेंट होगा इन मेंबर कंट्रीज के बीच। तो जो भी इस शंघेन एग्रीमेंट को साइन करेगा, इसको साइन करके अप्रूवल देगा कि हाँ इस बात को हम मानते हैं, वो आपस में जो मेंबर कंट्रीज होंगे वो बॉर्डर फ्री मूवमेंट एंजॉय करेंगे। मतलब एक देश के लोग दूसरे देश जा सकते हैं इस एग्रीमेंट के जो मेंबर होंगे। मतलब फ्रांस से जर्मनी चले जाओ, जर्मनी से लग्जमबर्ग चले जाओ, लग्जमबर्ग से नीदरलैंड चले जाओ, बेल्जियम से लग्जमबर्ग चले जाओ। बॉर्डर फ्री मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट, सर्विस का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट हम इंश्योर करेंगे। और आज के डेट में 27 कंट्रीज इस शंघेन एग्रीमेंट को साइन किए हुए हैं। 27 कंट्री मतलब 27 कंट्री के बीच बॉर्डर फ्री मूवमेंट होगा। किसका? गुड्स का, सर्विस का, पीपल का। मतलब कोई ज़्यादा बॉर्डर की तामझाम, वीज़ा का चक्कर नहीं होगा। ये यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव था, बस ध्यान रखना है। और इसमें जो 27 कंट्री है ना, ये यूरोपियन यूनियन के ही 27 कंट्री हैं। तो ये एग्रीमेंट ध्यान रखना। और देखो, हाँ तो अब देखो कि क्रिटिसिज्म क्या है इस फ्री ट्रेड डील का। किसके फ्री ट्रेड डील का? इंडिया यूरोपियन यूनियन का। पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि उन्होंने सब बात पे एग्री किया है, लेकिन दोनों के बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम प्रमोट कर रहे हैं, गाड़ियां जो बन रही हैं, कार्स, ऑटोमोबाइल्स वाली सेक्टर यही है। तो ऑटोमोबाइल वाली सेक्टर्स कैसे रेगुलेट होगी, इनका ट्रेड इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच कैसे चलेगा, इसको लेकर कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हुई है। पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। ये क्या है, इसको पहले ध्यान से समझो। यूरोपियन यूनियन एक इनिशिएटिव चलाता है जिसका नाम है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि हम इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करते हैं, ठीक। और ये यूरोपियन यूनियन का है। इसमें यूरोपियन यूनियन कहता ये है कि सपोज इंडिया से हम एक मोबाइल मंगा रहे हैं, इंडिया से हम एक मोबाइल मंगा रहे हैं, मतलब इंडिया एक मोबाइल यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहा है और इस मोबाइल की कीमत इंडिया में है 100 रुपये। यूरोपियन यूनियन ने इस पे 10% टैरिफ टैक्स लगा दिया, तो इसकी दाम 110 होनी चाहिए। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में भी टैक्स लगाता है। ये क्या है? यूरोपियन यूनियन कहेगा कि तुमने ये 100 रुपये का मोबाइल बनाया है, 10 रुपये तो हम इस पर टैक्स लगाए, चलो 110 हो गया। तुम अब हमको ये बताओ कि इस मोबाइल को बनाने में तुमने कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया है। तो मान लो इंडिया ने इस मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने में, जो ये मोबाइल कहीं भी तो 100 रुपये की बनी होगी ना किसी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में कहीं ना कहीं से एनर्जी यूज़ किया गया होगा। तो मान लो जो एनर्जी यूज़ किया हो वो अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्स से हो, पेट्रोल से चलने वाली इंडस्ट्री, कोयला से चलने वाली इंडस्ट्री से हुआ हो, तो कुछ ना कुछ एमिशन तो हुआ होगा। तो मान लो उस मोबाइल को बनाने में इंडिया ने 10 यूनिट कार्बन इमिट किया था, ठीक। तो यूरोपियन यूनियन कहेगा भैया इस 10 यूनिट तुमने कार्बन का इमिशन किया है, अब ये 10 यूनिट कार्बन इमिशन किया हुआ तुम मोबाइल हमको बेच रहे हो, तो इस मोबाइल पे हम एक्स्ट्रा 10 रुपये लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने 10 यूनिट इमिशन कार्बन का कर दिया। तुमने इस मोबाइल का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से तो नहीं किया ना, बिजली से चलने वाली फैक्ट्री से तो नहीं किया ना। तुमने इस मोबाइल का प्रोडक्शन किया वैसे इंडस्ट्री से जो नॉन फॉसिल फ्यूल से नहीं चल रहे हैं, जो पेट्रोल से, डीजल से, उनसे चल रहे हैं, उस इंडस्ट्री से तुमने इस मोबाइल को बनाया है, तो हम इस पर कार्बन टैक्स लगाएंगे। मतलब 110 रुपये नॉर्मल टैक्स लगाकर, टैरिफ लगाकर हुआ था, लेकिन 10 रुपये और जोड़ो तो अब इस वापस से इस मोबाइल की कीमत हो जाएगी 120 रुपये। अब तुम ये बताओ यूरोपियन यूनियन में ये मोबाइल इंडिया ने जो भेजा था यूरोपियन यूनियन को, ये मोबाइल ज़्यादा कब बिकता? 110 रुपये जब इसकी कीमत थी तब, या 120 रुपये कीमत थी तब? ऑब्वियस सी बात है जब 110 रुपये रहेगी तब ज़्यादा बिकेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में टैक्स लगा दिया। इसका सीधा मतलब तुम कार्बन इमिशन करके प्रोडक्ट भेजे हो ना यूरोपियन यूनियन में, तो तुमने जो कार्बन इमिशन किया उसका भी टैक्स हमको दो, तब तुम्हारे प्रोडक्ट को हम आने देंगे, क्योंकि हम कार्बन को बॉर्डर पे ही एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि तुमने वहाँ पे पॉल्यूशन किया है, इंडिया में किया है, और तुम्हारे उस पॉल्यूशन का टैक्स हम यहाँ यूरोप में लेंगे तुमसे, ताकि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर सके। तो ये
डेवलप्ड वर्ल्ड में होना चाहिए। अब इंडिया इस पे आर्ग्यू ये करता है, चाइना भी करता है। पहला पॉइंट तो ये है कि हम अभी डेवलप नहीं हुए हैं, डेवलपिंग फेज में हैं। इंडिया अभी भी डेवलपिंग फेज में है। हम एकदम से अपना सारा जो हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोयला वाला, पेट्रोल वाला, उसको शट डाउन नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ डिजास्टर हो जाएगा। हम धीरे धीरे रिन्यूएबिलिटी को प्रमोट करेंगे। तो आप एकदम से हम पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाने लगिएगा तब तो दिक्कत है। हाँ, आप अमेरिका पे लगाइए, हाँ आप जापान पे लगाइए, क्योंकि वो लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी है। इंडिया तो अभी डेवलपमेंट करना शुरू किया है, तो इंडिया पे तो ये नहीं लगना चाहिए ऐसा। इंडिया ये कहता है, क्योंकि हम ऑलरेडी कार्बन को कम करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, और वो एविडेंट एफर्ट्स ले रहे हैं। रिपोर्ट्स, रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग दिख रही है कि इंडिया ने अच्छा इंप्रूव किया है। लेकिन हम एकदम से तो नहीं कर सकते हैं ना। अब हमारे एक्सपोर्ट को आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वाले टैक्स के नाम पे रोकिएगा, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाइएगा, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा इंडिया रेज करता है इस बात को। तो ये एक कंसर्न है। CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन टैक्स लगाता है। इसमें सीधा ये कहता है कि यूरोपियन यूनियन में कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो हम चेक करेंगे कि वो कितना कार्बन इमिशन करके बना है। जितना भी कार्बन इमिशन करके उसका प्रोडक्शन हुआ है, उतना कार्बन इमिशन पे हम लेंगे तुमसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स। और ये टैक्स लगा देते हैं, जिससे कि उसका प्रोडक्ट का दाम बहुत महंगा बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण वो बिकता नहीं है यूरोप में। तो जब बिका नहीं तो फायदा किसको नहीं हुआ? जो इसने एक्सपोर्ट किया था उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ही नहीं बिका। बात खत्म। यही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये एक कंसर्न है। और देखो और क्या कंसर्न है। तीसरा कंसर्न ये है कि देखो, तीसरा कंसर्न ये है कि 97% छूट मिला है यूरोपियन यूनियन को। मतलब इंडिया ने 97% प्रोडक्ट पे यूरोपियन यूनियन को छूट दिया है, और बदले में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को 99% टैरिफ का छूट दिया है, 99% प्रोडक्ट पे छूट दिया है। देखो ना यार, यहाँ कराए हैं ना, कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये अभी कराए हैं ना ये। तो इतना इतना छूट मिला है। अब बताओ, छूट तो यार इंडिया ने भी दिया है यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन ने भी इंडिया को दिया है। तो इन दोनों में से फायदा किसको होगा? ज्यादा फायदा किसी को नहीं होगा। अभी तो बराबरी की लड़ाई दिख रही है, 97 और 99%। फायदा उनको होगा जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो ज्यादा बेचेगा, ज्यादा सामान एक दूसरे को बेचेगा, उसको फायदा होगा ना। सपोज करो हमने ये 97% रिमूवल कर दिया, ठीक, यूरोपियन यूनियन हमको 99% ड्यूटी फ्री दे दिया। अब इंडिया कुछ मैन्युफैक्चर करके यहाँ बेच ही नहीं पा रहा है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लैक कर रहा है, इंडिया में स्किल की कमी है, इंडिया उतना मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पा रहा है। तो इस 99% का हमको कुछ फायदा मिला नहीं मिला। लेकिन यूरोपियन यूनियन तो हाईली डेवलप्ड है, वो 97% का धड़ल्ले से फायदा उठाएगा। यहाँ की पूरी डोमेस्टिक मार्केट, यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट है, वो घुस जाएगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया ने 97% प्रोडक्ट पे टैरिफ कम कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी 99% ड्यूटी फ्री एसेस दिया है। लेकिन क्या इंडिया इतना कैपेबल है कि मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करके इस 99% रिमूवल का फायदा उठा सके? क्योंकि जब तक हम बेचेंगे नहीं यूरोप में जाकर, इस 99% ड्यूटी फ्री एसेस का क्या फायदा होगा? अरे ड्यूटी फ्री एसेस तब लगेगा ना जब हम कुछ भेजेंगे, कुछ भेजबे नहीं करेंगे तो इसका फायदा क्या हुआ? लेकिन यूरोपियन यूनियन तो भेजेगा। तो वही एक क्रिटिसिज्म ये है कि भैया ये जो इंडिया में चैलेंजेस है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी, ग्रिड कनेक्टिविटी की कमी, और भी मल्टीपल चैलेंजेस हम पढ़ रहे हैं, और भी हम मल्टीपल चैलेंजेस पढ़ रहे हैं। तो इंडिया को क्विक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना होगा, नहीं तो डोमेस्टिक मार्केट जो हमारा है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। कैसे? इंडिया मैन्युफैक्चर उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन तो धड़ाधड़ करेगा। तो इंडिया की मार्केट फ्लडेड हो जाएगी यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट से। लेकिन इंडियन प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस क्या क्या हैं? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, लैक ऑफ फंडिंग, रेगुलेटरी हर्डल, यही सब इंडिया में चैलेंजेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। तो इंडिया को क्विक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना होगा, तभी ये जो 97 और 99% का लोचा है ना, ये हमको फायदेमंद रहेगा। नहीं तो हमको 99% प्रोडक्ट पे ड्यूटी फ्री एसेस मिल गया है, तो इस ड्यूटी फ्री एसेस का हम सर्टिफिकेट थोड़ी ना चिपकाएंगे। हमको तो बेचना होगा प्रोडक्ट बेचेंगे तभी तो इस 99% ड्यूटी फ्री का एसेस हम ले पाएंगे, फायदा ले पाएंगे। और बेच कब पाएंगे? जब मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे। तो ये एक चैलेंज है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हर्डल्स हैं अभी भी। तो भले ये 99% ड्यूटी एसेस हमको मिल रहा है, ड्यूटी फ्री एसेस मिल रहा है, लेकिन
ड्यूटी फ्री एसेस बस नाम के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, हमको तो अपना प्रोडक्ट बेचना होगा यहाँ। और बेचेंगे कब? जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बेचेंगे तभी तो हमको एसेस मिलेगा, तभी तो फायदा होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। नहीं तो फिर यूरोपियन यूनियन, हमने जो 97% टैरिफ रिडक्शन किया है इसका फायदा उठाएगा, सारा प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन का इंडिया में फ्लड हो जाएगा। ठीक, तो ये एक चैलेंज है। और सबसे लास्ट क्रिटिसिज्म ये है कि भले इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ये एफटीए साइन हो गया है, ठीक, लेकिन अभी भी इसमें अप्रूवल में टाइम है। क्यों टाइम है? 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, वो इसको अप्रूवल देंगे तभी ये ट्रेड डील फाइनली एक्सेप्ट होगा, जो कभी कभी बहुत टाइम लगा देता है, टाइमली प्रोसेस है, जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता है। तो इसको एक चैलेंज है, इसको जल्दी अप्रूवल करने की ज़रूरत है। इंडिया को पुश करना चाहिए यूरोपियन यूनियन को कि जल्दी अप्रूव करो। ठीक, ये हमारे हो गए 4 रीसेंट इसी ट्रेड डील के क्रिटिसिज्म। अब इंडिया की प्रॉब्लम, ये इन जनरल हिंदू का एक बड़ा बढ़िया आर्टिकल आया है जिसने इंडिया की प्रॉब्लम को 3I से डिस्क्राइब किया है, इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया। इस तरीके से इसने डिफाइन किया है। इमेज का सीधा मतलब कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज कैसी है, इंडिया की रेपुटेशन कैसी है, इंडिया के बारे में लोग कैसा सोचते हैं, ये इमेज है। हम कहते हैं ना, क्या है तुम्हारी पब्लिक इमेज, बस पब्लिक इमेज इंडिया की क्या है, आई से पहले आई सी है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है, इंडिया को अभी भी बहुत सारे लोग अनसेफ कंट्री मांगते हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए। इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी, अंडर डेवलपमेंट, इन सबको देखा जाता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या रेपुटेशन रखते हैं, दूसरा चैलेंज। और तीसरा, इंडिया खुद अपने आप में सेल्फ आइडेंटिटी इंडिया की, कि इंडिया में रेगुलेशंस कैसे हैं, लोग कैसे हैं, कॉपरेशन कैसा है, भीड़ भाड़ कैसी है। तो कुछ नहीं, इंडिया को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। मतलब इंडिया के सारे परेशानी को 3I से हम मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक तो सेल्फ इमेज इंडिया की कैसी है, क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और तीसरा इंडिया अपने आप में कैसा है। ये 3I है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको टूरिज्म को प्रमोट करना होगा, क्योंकि किसी भी एरिया के बारे में अच्छा या बुरा रेपुटेशन हम कब बना सकते हैं, जब उस एरिया के बारे में जानेंगे। तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम्हारे बारे में हम कैसे जान सकते हैं? जब तुमको देखेंगे, तुम्हारे हैबिट्स को देखेंगे, तुम्हारे वे ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारा सेल्फ इमेज क्या है, तुम्हारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो इन सारे 3 प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको इंडिया को शोकेस करना होगा, इंडिया का प्रमोशन करना होगा। और टूरिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल, या टूरिज्म इज द बेस्ट वे टू प्रमोट दिस, क्योंकि टूरिज्म में पूरे दुनिया से लोग आएंगे, पूरे दुनिया से लोग आएंगे, इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर बाहर जाएंगे और शेयर करेंगे। तो इंडिया में लोग घूमने आए अलग अलग जगह से, और इंडिया से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, अब ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो इंडिया की इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर जा रहे हैं। तो इसी से इंडिया का इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया की सेल्फ आइडेंटिटी बिल्ड होगी। 3I इसी से बिल्ड होगा, टूरिज्म से। आएंगे, जानेंगे, घूमेंगे, देखेंगे और कहानी सुनाएंगे जाकर अपने देश में। तो इंडिया की या तो अच्छाई होगी या बुराई होगी। तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म मल्टीपल टाइम हम तुमको बताए हैं, टूरिज्म हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म के और भी फायदे हैं। पहला फायदा देखो, टूरिज्म का इकोनॉमिक ग्रोथ कराएगा। कैसे? USA में बैठा है एक इंसान, इसको मन हुआ कश्मीर घूमने का, इसको मन हुआ इंडिया का कश्मीर घूमने का। ठीक, अब इस USA में इंसान के पास है डॉलर, इसके पास तो रुपए है नहीं, ये डॉलर लेकर आया इंडिया। क्या इंडिया में कश्मीर में चाय वाले को डॉलर देगा तो चाय उसको पिला देगा? क्या नहीं पिलाएगा। इसको इंडिया में देना होगा रुपए देना होगा ना। तो ये अपना डॉलर लेकर आएगा, इंडिया के फॉरेन मार्केट में अपना डॉलर दे देगा, और बदले में डिमांड किसकी करेगा? रुपए दे दो। तो यहाँ किसकी बढ़ी डिमांड? रुपए की डिमांड बढ़ गई। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो रुपए हमारा अप्रिसिएट करेगा। मल्टीपल टाइम तुमको हम करा चुके हैं, इकोनॉमिक्स में भी ये अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन करा चुके हैं। क्योंकि अमेरिका में इस ए नाम के इंसान को कश्मीर घूमना था इंडिया का। ए नाम का इंसान अमेरिका में रह रहा है, काम कर रहा है, इसने डॉलर कमाए हैं, इसको रुपए थोड़ी मिला है अमेरिका में, इसने तो डॉलर कमाए हैं। अब डॉलर लेकर ये आएगा कश्मीर घूमने, और कश्मीर में डॉलर देगा रिक्शे वाले को, तो रिक्शा वाला इसको कश्मीर घुमाएगा? क्या नहीं घुमाएगा। कहेगा क्या कागज का टुकड़ा लेकर आए हो, ये बेवकूफ़ है, गांधी बापू लेकर आओ तब तुमको घुमाए हम। तो ये बेचारा इंसान क्या करेगा? इंडिया के फॉरेन मार्केट में अपना डॉलर लेकर, अपना डॉलर देकर रुपए की डिमांड करेगा। तो ये रुपए लेगा,
अब इससे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो गई, इंडिया में डॉलर आ गया और डिमांड किसकी बढ़ गई, रुपए की बढ़ गई। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा रुपी एप्रिसिएट करेगा, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। साथ ही साथ एक और चीज़ होगा, ये इंसान आया था डॉलर लेकर, तो हमको क्या मिल गया, डॉलर। और डॉलर हमारे लिए क्या है, फॉरेक्स, फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन करेंसी है। तो डॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी टूरिज्म बढ़ाएगा, एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ को भी टूरिज्म बढ़ाएगा। ठीक, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। देखो अब कश्मीर में, कश्मीर का मान लो कोई एक बहुत अच्छा ये सीनरी है, इसको लोग घूमने आएंगे, तो जब धीरे धीरे घूमने आएंगे तो यहाँ के लोकल्स कहेंगे यार यहाँ पे एक चाट की दुकान खोल लो, यहाँ के कुछ और लोकल्स कहेंगे कि यार यहाँ पे एक दो रिक्शा भी रखते हैं, घुमाएंगे इन लोगों को ऐसे, यहाँ के एक दो और लोकल्स कहेंगे कि अरे यार यहाँ पे कुछ जनरल स्टोर भी खोल दो, पानी, ठंडे, कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर्स, स्नैक्स की दुकान। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा होटल आ जाएगा, कहेगा नहीं नहीं ये हम बड़ा होटल खोलते हैं, हो सकता है 10 दिन लोग रुकेंगे तो यहीं स्टे करके रुकेंगे। फिर यहाँ पे लोग देखेगा कि अरे होटल भी खुल गया, छोटे छोटे दुकान भी हैं, लोग घूमने भी आ रहे हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल खुल जाएगा। हॉस्पिटल खुल जाएगा तो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से इस जगह के लिए हमको ऑटो रिक्शा ये सब मिलने लगेंगे। तो ऐसे ही डेवलपमेंट लूप में चलता है, एक टूरिज्म से अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, यूएस का इंसान ही आया था डॉलर लेकर, कश्मीर में घूमा था, कश्मीर का कल्चर लेकर वापस यूएस चला गया। यूएस में अपने परिवारों को बताया कि अरे कश्मीर में गए थे, कश्मीर की वादियां ऐसी थी, कश्मीर के ठंडे ऐसे थे, कश्मीर के बर्फ ऐसे थे, इतना मस्त था। अब इनके दो चार रिश्तेदार इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि यार हम भी चलेंगे कश्मीर, चलो अगले संडे चला जाए। अगले संडे ये लोग 3-4 लोग और मिलकर कश्मीर घूमने आएंगे। तो आया तो था बस एक आदमी घूमने, यहाँ के कल्चर को लेकर गया, बाहर डिफ्यूज कर दिया, अब 3-4 रिश्तेदार इसके और आकर घूमने। इससे लूप कंटिन्यू होता है, टूरिज्म कंटिन्यू होता है, इंडिया की इमेज बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये कल्चरल एक्सचेंज है। और देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही रहा है। देखो ना, ये कश्मीर का छोटा सा जगह था, पहले यहाँ चाट पकौड़ी वाला बस एक चाट वाला दुकान खोला था, फिर यहाँ पे स्टेशनरी शॉप खुला था, फिर यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हुई थी, फिर यहाँ एक बड़ा होटल खुल गया था, फिर यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल खुल गया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि एक पार्टिकुलर जगह पे लोग घूमने आ रहे हैं, तो यहाँ के जो लोकल्स है वो यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं फ़ायदे के लिए। तो इस रीजन का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये टूरिज्म के फायदे हैं। रूरल डेवलपमेंट, अब सपोज करो किसी गाँव में हम कश्मीर के घूमने जाएंगे, ये गांव बहुत अंडर डेवलप्ड है, यहाँ बहुत कुछ नहीं है, ना गाड़ी ठीक से चलता है, ना बिजली आती है, ना कुछ नहीं आती है, लेकिन अचानक 6 महीने में इस गांव में टूरिज्म बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ये गांव बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो सरकार का तुरंत ध्यान गया कि अरे ये तो यहाँ पे लोग बहुत आ रहे हैं, इसको डेवलप करो। यहाँ के लोकल लोग वापस से यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, होटल्स खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, अलग अलग फैसिलिटी यहाँ पे आएगी, तो ये रूरल एरिया भी डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप हुआ, डेवलप होने का कारण ये था कि यहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो सरकार का ध्यान गया, सरकार ने इसके डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल डाल दिया। ठीक, तो ये टूरिज्म के बेनिफिट हैं। छुआछूत वाला मोबाइल यार सही में बहुत परेशान करता है। ठीक, और एक और फायदे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में टूरिज्म लिखना, दो देशों के रिश्ते को अच्छे करने में टूरिज्म बहुत रोल प्ले करता है। कुंभ मेला 2025 हुआ था, कुंभ मेला पूरे वर्ल्ड में कितना कुंभ का इन्फ्लुएंस था, पूरे वर्ल्ड में कुंभ मनाने लोग आए थे, नहाने आए थे कि अरे कुंभ में डुबकी लगाना है, आए थे ना। तो इस कुंभ मेला के कारण इंडिया और बहुत सारे देशों के रिश्ते अच्छे होते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, क्रिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायलैटरल रिलेशंस को प्रमोट कराने में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं क्रिकेट के कारण, अच्छे थे पहले से, लेकिन क्रिकेट ने बहुत एड किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को अच्छे करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है डेविड वार्नर, उसको तो शायद साउथ के फिल्म में रोल मिल गया है यार, हम ऐसा सुने थे। तो ये क्या है, बायलैटरल रिलेशंस ही तो अच्छे हो रहे हैं दो देशों के बीच, तो टूरिज्म इन सबको फायदा कराता है। ठीक, अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो चैलेंजेस वही इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। मान लो हम कहीं घूमने आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना रहने की जगह है, ना ठीक से खाने का कोई व्यवस्था है, ना आने जाने की कनेक्टिविटी है, अभी नहीं है, लेकिन जब टूरिज्म होगा तो ये सब होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं। सेफ्टी कंसर्न्स हैं, सेफ्टी कंसर्न्स, अगर कोई फीमेल घूमने आई है या मेल भी घूमने आया है तो उसको स्नैचिंग का डर होगा, लूटने का डर होगा, गाइड्स वगैरह आजकल करप्ट होते हैं, वो मिसलीड कर देते हैं, फीमेल्स के साथ हैरेसमेंट होता है, तो ये सेफ्टी कंसर्न्स होगा। फिर से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, जब हम टूरिज्म पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि टूरिज्म होने से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, तो बिल्कुल होता है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करना जरूरी है, तो एक इन्वायरमेंट चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए। रेगुलेटरी हर्डल्स है, रेगुलेटरी हर्डल्स में क्या हो गया, टूरिज्म
को प्रमोट करने के लिए हम यहाँ कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ हम इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर सरकार का रेगुलेटरी हर्डल्स, एक काम होना है 10 दिन में हो जाएगा 3 महीने में वो, तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इंडिया में चलते हैं। और स्किल गैप में जो टूरिज्म मैनेजमेंट इंडस्ट्री है या फिर जो गाइड्स हैं या फिर जो टूरिज्म प्रोफेशनल्स हैं जो टूरिज्म को फैसिलिटेट करते हैं, उनके बीच प्रॉपर कोई स्किल गैप नहीं है। बल्कि टूरिज्म एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल कैरी करने वाला सेक्टर है। यहाँ पे आप नौसिखिए लेवल पे आप चाहिएगा कि हम टूरिज्म को फ्लोरिश कर दें तो नहीं होगी चीज़ें। आपको प्रॉपर टूरिज्म मैनेजमेंट को प्रमोट करना होगा इंडिया में, टू प्रमोट द इमेज, आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया वाया टूरिज्म। तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बायलैटरल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करने में, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और सारे पॉइंट्स को तुमको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। चैलेंजेस बताए तो भैया उपाय बताओ। उपाय ये है कि सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे, सेफ्टी मेजर्स लगाएंगे, डिजिटल प्रमोशन करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे ताकि ओवरऑल टूरिज्म प्रमोट हो। गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले भी रही है, जैसे गवर्नमेंट का प्रसाद स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम है, इनक्रेडिबल इंडिया इनिशिएटिव है, SAS CI स्कीम है। ये सब स्कीम से गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। तो भैया टूरिज्म के फायदे, नुकसान, उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, सब करा दिए। हो गया मेंस का टॉपिक तैयार। चलो 9वां टॉपिक देखो, विंग्स इंडिया 2026। ये कुछ नहीं, ये एविएशन सेक्टर की एक लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। अरे वो रील्स वगैरह में नहीं दिखाते हैं कि एरोप्लेन उड़ रहा है, ट्राई कलर बना रहा है, बस वही एयर शो है ये। तो ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन, सिविल मतलब इसमें मिलिट्री प्लेन्स नहीं आएंगे, राफेल, सुखोई, तेजस नहीं आएगा। इसमें जो सिविल एविएशन वाली है ना, जो लाल और उजले रंग की जो एयर शो होती है ना, वो वाली सिविल एविएशन, जिसमें पब्लिक लोग घूमते हैं, हम लोग जिसमें जाएंगे एयरपोर्ट में बैठेंगे फ्लाइट में और उड़ जाएंगे और यहाँ से पहुँच जाएंगे हैदराबाद, जस्ट एन एग्जांपल। तो वो सिविल एविएशन है, ठीक। और मिलिट्री एविएशन अलग होता है, जिसमें राफेल उड़ता है, तेजस उड़ता है। तो सिविल एविएशन मतलब जो पब्लिक एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट है उसका। तो ये उसका एक इवेंट है और ये एशिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। कौन? विंग्स इंडिया 2026। इंडिया इसको कंडक्ट करेगा ताकि अपना जो उसका एविएशन सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है, बड़ा हो रहा है, उसको वो शोकेस कर सके। कहाँ पे होना है? हैदराबाद में होना है। इसमें कुछ नहीं, अलग अलग वो एयरक्राफ्ट जाएंगे आसमान में, अलग अलग करतब दिखाएंगे और कुछ नहीं। 10वां एक स्पीसीज के रिगार्डिंग न्यूज आया है, पिग्मी हॉग। ये स्मॉलेस्ट और रेयर वाइल्ड पिग है। ये किसकी प्रजाति है? तो वाइल्ड पिग की प्रजाति है और ये सबसे छोटी और सबसे रेयर वाइल्ड पिग की प्रजाति है पूरी दुनिया में। ये कुछ फ्यू मैमल्स में से है जो कि अपना नेस्ट बनाती है, नेस्ट। तो ये ऐसे बहुत कम मैमल्स हैं जो अपना नेस्ट बनाते हैं। तो पिग्मी हॉग एक मैमल है जो कि अपना नेस्ट बनाता है। अभी प्रेजेंटली ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो मानस नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क में ये हमको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आसाम के रीजन में कन्फाइंड है। बोले ना रेयर है, जल्दी देखने को नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर ये मोस्टली आसाम के रीजन में कन्फाइंड है। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज मतलब पहले भी तुमको हम बता चुके हैं, मतलब इस स्पीसीज का किसी इन्वायरमेंट में होना ये दिखाता है कि इस इन्वायरमेंट में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस पिग्मी हॉग का प्रेजेंट होना किसी एक इन्वायरमेंट में हमको ये दिखा रहा है कि नहीं नहीं, इस इन्वायरमेंट में सब ठीक चल रहा है, मतलब इकोलॉजी अच्छी है। तो इंडिकेट करता है ये कि हम यहाँ पे हैं, मतलब सब ठीक है। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज है। इसका इकोलॉजिकल रोल बहुत ज़्यादा है। ये सॉइल इरोजन को होने से बचाता है, इकोलॉजी को प्रमोट करता है। IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 वाला जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके शेड्यूल 1 में ये आता है। कहानी खत्म। करंट अफेयर आज का भी कंप्लीट, कल का भी कंप्लीट। बोले थे ना बैकलॉग नहीं होने देंगे, रेस में पीछे नहीं रहोगे, ठीक है। 40-45 मिनट का हुआ है, लेकिन जरा 2 दिन का तुम करंट अफेयर देखना यूट्यूब पे, कहीं भी तुमको इतना सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। और ये घमंड में नहीं, भरोसे से बोल रहे हैं क्योंकि काम करते हैं, ठीक। चलो सिंपल सी बात, कल मेरा मूड उड नहीं था, हम घर ही में थे, उठे हैं, खाए हैं, सो गए हैं। मेरा मन नहीं था बिल्कुल, ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, इसलिए हम नहीं पढ़ाए हैं, सीधी बात, ठीक। क्योंकि भाई 2-2.5 महीने से मेरा सेम मोनोटोनस रूटीन हो गया हुआ था। और कोई हम बहुत मैच्योर 30-35 साल के इंसान तो है नहीं, 25 साल उम्र है। तो मेरे अंदर भी ना वही थ्रिल रहती है कि भैया थोड़ा सा एस्केप क्लॉज हो जाए। तो रेगुलर नहीं होता है, देख ही रहो 2.5 महीने में। ये कल बस ऐसा हुआ है कि हम गायब थे और ख़ुद को थोड़ा सा ना डाइवर्ट करने के लिए गायब थे। चलो टेक केयर। बोले ना रेस में पीछे नहीं होने देंगे, ये पक्की बात है। और देख लो ऐसा सिस्टमेटिक तुमको कल और आज का दोनों मिलाकर कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक। इससे रिगार्डिंग मेंस का क्वेश्चन दे रहे हैं।